Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to discuss few paragraphs to understand how information is being organized in a paragraph and what are some of the constituents of paragraph writing. जब तक हम किसी के लिखे हुए पैराग्राफ में या किसी की लिखी हुई राइटिंग के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं देखते तब तक हम इस पोजीशन में ही नहीं होते कि हम समझ सकें कि हमसे क्या चीज़ डिमांड की जा रही है. सो यू एंड आई हैव बिन प्रोड्यूसिंग पैराग्राफ फॉर डेकेड्स नाउ. तो जब हम छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे, स्कूल में थे, तो भी हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे थे, लेकिन हमने पैराग्राफ को एज अ होल नहीं देखा. सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दिए हुए पैराग्राफ में किस तरह से उसने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, और पैराग्राफ के जो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस, वो किस तरीके से पैराग्राफ में शेयर की गई है और कैसे उसको लिखा गया है. The paragraph which I have selected for you is the Muslims of British India. इसके 3 paragraphs हैं. Why these 3 paragraphs? Because these three paragraphs are talking about the same thing. So बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हमारे पास information बहुत ज़्यादा होती है, we break it into pieces ताकि हम जो continuity है, क्योंकि continuity को maintain भी करें लेकिन आँखों को ब्रेक दें, जहन को ब्रेक दें, ताकि information maximum retain हो सके. So let's go through this paragraph. The Muslims of British India. अब ये टाइटल है तो इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ के अंदर मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात होगी. बट लेट्स सी कि ये बात किस तरह से होती है. पहला जुमला. In the 1940s, when the demand for Pakistan gained momentum, some 100 million Muslims lived in British India, slightly more than 1/4 of the total population. अच्छा, अब एक चीज़ आप ये देखें कि इन 1940s, ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वैसे तो ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये आपको टाइम बता रहा है. टाइम का रेफरेंस जब भी आता है हिस्ट्री का पर्टिकुलरली या बिल्कुल प्रेजेंट का, जैसे टुडे, नाउअडेज, वो हमेशा आपके पैराग्राफ के शुरू में आता है ताकि रीडर को पढ़ते हुए ही पता चल जाए कि वो जो चीज़ पढ़ रहा है वो किस ज़माने से बिलोंग करती है. अब हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन द डिमांड फॉर पाकिस्तान गेन मोमेंटम. व्हाट गेन मोमेंटम? द डिमांड फॉर पाकिस्तान. द डिमांड फॉर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? गेन किया उसने. क्या गेन किया? मोमेंटम. अब ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है. अच्छा, अब आप आगे देखिए. सम 100 मिलियन ब्रिटिश इंडिया. हु लिव्ड इन ब्रिटिश इंडिया? सम 100 मिलियन मुस्लिम्स. ये हमारा सब्जेक्ट है और ये काम क्या करें? लिव का काम करें. लिव्ड इन ब्रिटिश इंडिया, स्लाइटली मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अब आप एक चीज़ नोट करें कि जब भी हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं और अच्छी राइटिंग की बात करते हैं, उसमें डाटा हमें 2 तरह मिलता है. एक डाटा मिलता है नंबर में, जैसे यहाँ पे लिखा है 100 मिलियन, और दूसरा हमें डाटा मिलता है जो कि हमें प्रोपोर्शन में होता है, 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. सो ये 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन क्या कर रहा है? 100 मिलियन से आपको क्या पता कि 100 मिलियन है तो वो होल का कितना है? आपको तो नहीं पता. हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन हो, आपको क्या पता. उसने कहा 100 मिलियन, फिर आपको बताया 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो अब आपको पता है कि 400 मिलियन पीपल हैं और उसमें से 100 मिलियन जो हैं वो मुसलमान हैं. अच्छा, अब ये उसका हमारे पास जो ये वाला पहला सेंटेंस आया, ये है हमारे पास टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस हमें आइडिया देता है, बेसिक आइडिया कि पैराग्राफ में क्या बात की गई है. लेकिन अब मैंने कह दिया कि मुसलमान जो हैं वो इतने रहते हैं. अब मैंने उस बात को समझाना भी तो है, उसको सपोर्ट भी तो करना है. तो ये नहीं हो सकता कि हम कोई आइडिया असर्ट करके रख दें और वो बात पूरी होगी. वो पूरी बात नहीं होती, हमें उसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, सपोर्ट करना पड़ता है, आर्ग्यू करना पड़ता है. अब आगे उसने लिखा है, दिस इज रिटन बाय शाहिद बरकी. रिलीजन वॉज दी ओनली थिंग दीज पीपल शेयर्ड. क्या शेयर कर रहे थे? ये रिलीजन. अब अंडरस्टूड सी बात है कि मुसलमान हैं तो रिलीजन वॉज अ कॉमन एलिमेंट. अदरवाइज देयर वर वास्ट डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड बिटवीन से से मुराद है फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम्स ऑफ द पंजाब एंड दोज ऑफ बंगाल. अब उसने क्या कहा कि रिलीजन जो था वो ये लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसने आपको बताया अदरवाइज ये ट्रांजिशन हुई, यहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रही है. अदरवाइज कॉमा, अदरवाइज क्या था? डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज के भी, कल्चर के भी, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी, और साथ ही मिसाल आ गई. अब हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आई कि अच्छा, वो जो 100 मिलियन मुसलमान थे ना, उनमें कॉमन चीज़ तो रिलीजन थी, वरना उनके दरमियान में तो बहुत सारे फ़र्क पाए जाते हैं.
सो हमारे पास जो हमारी सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 है, हमारी जो सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 है, ये एक्चुअली हमें बता रही है कि रिलीजन कॉमन था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कॉमन नहीं थी। रियली सॉरी, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा गंदा लिखा गया है, सो anyways, just ignore. Yeah, this is the first time that I'm writing like this, so इसको प्लीज़ ये जो गंदा गंदा लिखा है इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि इसको ज़रा सा साफ करके भी लिख दूँ। सो ओके, ये थोड़ा सा मुझे नीट करने दें, बिकॉज आई एम एक्चुअली फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एट द मोमेंट कि ये मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा कर दिया। सो here we have a very neat and clean whiteboard, let's say। अच्छा जी, सो हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ कि 1940 से लेके ये टोटल पॉपुलेशन तक ये है आपका टॉपिक सेंटेंस, और इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही है आपकी पहली जो सपोर्टिंग डिटेल है, वो आपके पास ये दूसरा जो आपका जुमला है वो सपोर्टिंग डिटेल है, और ये सपोर्टिंग डिटेल आपके टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही है, समझा रही है आपको, ठीक है, इलुस्ट्रेट कर रही है। अच्छा, फिर अगला सेंटेंस आया, विद इन दिस वन मुस्लिम नेशन देयर एग्जिस्टेड एटलीस्ट 3 सेपरेट कम्युनिटीज। अब ये एक नई डिटेल आ गई हमारे पास, यानी पहले उसने बताया कि इनमें डिफरेंसेस थे, अब उसने कहा कि ये जो वन मुस्लिम नेशन है, अब किसकी बात हो रही है? वो 100 मिलियन मुस्लिम्स की, यही 100 मिलियन मुस्लिम्स है जिनकी बात हो रही है। अब उसने कहा कि दिस वन मुस्लिम नेशन देयर एग्जिस्टेड एटलीस्ट 3 सेपरेट कम्युनिटीज। अब वो कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, the provinces of Punjab, Sindh and Northwest Frontier and the princely states of Bahawalpur, Kalat, Kashmir and Khairpur। ये जो पेरेंथेसिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, ये वैसे ऐसा नहीं है कि मैं इसको कहूँगी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये पैराग्राफ में होनी नहीं चाहिए थी। ये इररेलेवेंट इस सेंस में कि इसका ताल्लुक इमीडिएटली पैराग्राफ के साथ नहीं है, लेकिन वैसे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसके बाद वन इन द नॉर्थ वेस्ट, फिर ये हमारे पास सेमी कॉलन आ गया। अब हमारे पास पंक्चुएशन में क्या होता है कि जब हमारे पास किसी हम ए बी सी को जोड़ते हैं और उन चंक्स के अंदर ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर कॉमा मौजूद होता है, तो हम क्या करते हैं, ए बी और सी को, ए बी एंड सी को अलहदा करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। वन इन द नॉर्थ वेस्ट, द सेकेंड इन द नॉर्थ ईस्ट, द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल एंड असम एंड द थर्ड इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो हमारे पास 1 2 3 ये 3 कम्युनिटीज बनती है, द यूनाइटेड एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, the provinces of Bihar and Orissa, Bombay, the city capital of Delhi, and numerous princely states scattered all over this part of the country। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये जो वन मुस्लिम नेशन थी इसमें 3 कम्युनिटीज पाई जाती थी। सो ये हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2 चल रही है। अब ये देखें, द फर्स्ट 2 कम्युनिटीज, अब हमने अगला जुमला पढ़ा, द फर्स्ट 2 कम्युनिटीज। सो अब हमें ये पढ़ के पता चल रहा है कि अभी भी इन्हीं कम्युनिटीज की बात हो रही है, यानी विद इन दिस वन मुस्लिम नेशन जिन 3 कम्युनिटीज की बात हुई है अभी भी उसी की बात हो रही है। द फर्स्ट 2 कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड क्लियर मेजोरिटीज इन देयर एरियाज, कॉलन। सो कॉलन से क्या होता है, हमने एक बात की है, अब हम उसको दोबारा लिख रहे हैं, भाई क्लियर मेजोरिटीज थी, अब वो कैसे दोबारा लिख रहे हैं, ऑफ द टोटल ऑफ द 60 मिलियंस इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी टोटल कितने, 60 मिलियन, उसमें से 60% जो है वो इस्लाम प्रोफेस करते हैं, और जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में 90 मिलियन है उसमें से 55% जो है वो इस्लाम प्रोफेस करते हैं। अब आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि भाई कितना बनता है 60 मिलियन का 60% और 90 मिलियन का 55%, लेकिन आपको वैसे समझ आ रहा है कि अगर 60 मिलियन लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं तो 60% जो है वो बहुत बड़ा एक हाफ से ज़्यादा है आपका, ठीक है, और 90 मिलियन जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं बंगाल में और असम में, उनमें से 55% जो है वो मुसलमान है। अब उसने इस एक जुमले के अंदर हमें ये जो सेमी कॉलन लगाया है, ये सेमी कॉलन लगा के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन समझा दी कि इन 2 कम्युनिटीज में कितनी है। अब एक एक्सेप्शन थी, तो राइटर ने क्या किया कि अलग से जुमला बनाया, क्योंकि एक्सेप्शन को हाईलाइट भी तो करना है। उसने कहा ओनली इन दी नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंसेस वर मुस्लिम्स अ स्मॉल माइनॉरिटी, नो मोर देन 20% ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो हमारे पास नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंसेस हैं इसके अंदर जो मुसलमान हैं वो 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। मुस्लिम्स हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, अब ये दिस कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है जिसकी बात हो रही है, नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंसेस की। इस प्रोविंसेस के अंदर मुसलमान जो थे वर मोर एजुकेटेड,
urbanized and modernized than those in the other two. अब साथ ही कंपैरिजन आ गया कि ये हमारे पास जो नॉर्थ सेंट्रल एरिया है उसमें जो मुसलमान है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ज्यादा एजुकेटेड भी हैं, मॉडर्नाइज्ड भी हैं और अर्बनाइज्ड भी हैं. वेयर एज, अब ये उसने अगली बात की सेमीकोलन, ठीक है. वेयर एज एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो मुसलमान हैं उनका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम है. दोज इन द नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंसेस डिपेंडेंट मोस्टली ऑन गवर्नमेंट, लॉ, मेडिसिन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर देयर लाइवलीहुड. सो ये हमारे पास जो नॉर्थ सेंट्रल में लोग पाए जा रहे हैं उनका जो प्रोफेशंस हैं वो डिफरेंट है एंड दे आर मोर पावरफुल देन द पीपल हु आर लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, जिनका प्रोफेशन जो है, ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है. अब यहाँ पे आके हमारा जो पैराग्राफ था वो भी खत्म हो गया और हमारी जो सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2 थी वो भी खत्म हो गई. इससे पहले जो हमारी सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 थी, रिलीजन वॉज दी only thing these people shared, otherwise there were vast differences of language, culture and social and economic backgrounds. ये हमारी सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 थी और विद इन दिस वन मुस्लिम नेशन से लेकर इंडस्ट्री फॉर देयर लाइवलीहुड तक ये हमारी सेकंड सपोर्टिंग डिटेल थी. अब अगर हम इस पैराग्राफ को देखें और हमने इसको आउटलाइन करना हो तो हमारे पास इसमें एक छोटी सी चीज बनती है कि हम कहते हैं कि जी 100 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हमने ये बात की, ठीक है. अब इसके साथ ही हमारे पास दूसरी चीज क्या है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. अब उसने क्या बात की कि रिलीजन कॉमन है, बाकी चीजें डिफरेंट है. अब हम उसका पॉइंट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, मुस्लिम्स इन नॉर्थ ईस्ट, मुस्लिम्स इन नॉर्थ सेंट्रल. अच्छा, अब आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैम ये आपने इस ऑर्डर में कैसे लिखा. मतलब हम जब पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ में हमने किन तीन चीज़ों की बात की थी. पैराग्राफ में यूनिटी होती है, पैराग्राफ में ऑर्डर होता है, पैराग्राफ में वेरिएशन होती है. वेरिएशन तो लैंग्वेज की होती है, कुछ जुमले बड़े होते हैं, कुछ जुमले छोटे होते हैं. फिर ये देखें, उसने कहा 100 मिलियन मुस्लिम्स, आगे उसने कहा विद इन दिस कम्युनिटी दीज पीपल शेयर्ड, ठीक है. फिर उसने कहा विद इन दिस वन मुस्लिम नेशन, ठीक है. तो ये वो ऑलरेडी जो है वो लफ्ज़ों को चेंज कर रहा है, एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहा. फिर जुमले भी चेंज हो रहे हैं, आइडिया भी चेंज हो रहा है, जुमलों की लेंथ भी चेंज हो रही है. अब बच्ची हमारे पास कोहेरेंस. कोहेरेंस क्या होती है कि पैराग्राफ के अंदर जितने जुमले हैं वो एक ही आइडिया की बात कर रहे हो, उसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसी को एक्सप्लोर कर रहे हो. सो 100 मिलियन मुस्लिम्स की बात हुई है. आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ते हुए कहीं लगाओ कि 100 मिलियन मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही, तो बात तो उन्हीं की हो रही थी. सो उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी कि रिलीजन कॉमन था और बहुत सारे डिफरेंसेस थे. उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी कि इस कम्युनिटी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल. और फिर हमारे पास क्या आता है, जो हम आगे जाते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में, वो बताता है कि अपने अपने इलाकों में इनमें क्या मुसलमानों की रेशो थी. और आखिर में वो बताता है कि कैसे इन 3 कम्युनिटीज़ के जो प्रोफेशंस हैं वो डिफरेंट थे. सो हमारे पास कोहेरेंस इसलिए क्योंकि एक ही चीज़ की बात हो रही है. और जब हम कहते हैं कि इसमें ऑर्डर है, सो ऑर्डर मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि देयर इज़ अ लॉजिकल ऑर्डर. अब यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर क्या है कि पॉपुलेशन है 60 मिलियन. सो वो जो 60 मिलियन पॉपुलेशन उसने लिखी है, 60 मिलियन पॉपुलेशन इन दी नॉर्थ वेस्ट जो है, उसमें 60% प्रोफेस्ड इस्लाम. तो ये जो लोग प्रोफेस करते हैं इस्लाम को, ये जो उसने पहले लिखा है कि दे प्रोफेस्ड इस्लाम, तो 60% वाले जो थे, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये सबसे पहले आई, 55% वाली दूसरे नंबर पे आई और 20% वाली तीसरे नंबर पे. सो मैंने ABC में क्या किया, मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, मुस्लिम इन नॉर्थ ईस्ट एंड मुस्लिम्स इन नॉर्थ सेंट्रल रीजन्स. जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम टॉपिक सेंटेंस को अलहदा करते हैं और सपोर्टिंग डिटेल को अलहदा कर लेते हैं. अब क्योंकि हमने ये एक ही पैराग्राफ था और इसी की हमने एक बुलेट सी बना के देखी है, सो जब हम साथ साथ आउटलाइनिंग करते हैं तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि हम अपने आइडियाज़ को बेहतर तौर पे समझा सकें, अपने आइडियाज़ को जस्टिफाई कर सकें और रीडर को कन्विंस कर सकें कि जो हम बात कह रहे हैं ये उतनी ही साउंड है जितनी कि हम समझ रहे हैं. ये नहीं हो कि हमारे दिमाग में तो बात बहुत क्लियर है लेकिन असल में वो बात उतनी क्लियर ना हो. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay ji, so we have second paragraph of this section
In many Muslims, the Muslims of the Northwest had benefited from the British Raj rule, क्योंकि जाहिर बात है कि ये वो लिख रहा है वो प्री पार्टीशन वाला, तो ब्रिटिश राज को भी राज समझा जाता था, तो राज का वर्ड इंग्लिश में भी यूज़ होता था। अच्छा, अब हमारे पास क्या आइडिया आया, द मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा ये टॉपिक सेंटेंस है, जाहिर बात है हमने बात किया कि जो हमारा पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। सो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है अपेरेंटली। अब द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश राज। अब इस पैराग्राफ में अगर हम अपने तीनों जो हमारे पैराग्राफ की करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम उनकी बात करें, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यूनिटी होनी चाहिए, इसमें ऑर्डर होना चाहिए और इसमें वैरायटी होनी चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग है। अच्छा, वो इसके बाद कहता है देयर वाज सम थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक कंपटीशन फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स वंस द ब्रिटिश लिफ्टेड द प्रोटेक्शन दैट दे हैड प्रोवाइडेड, बट दिस थ्रेट कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली अ माइनर वन. The Muslim landed aristocracy was powerful in the countryside. The religious leaders had a great deal of support in the villages as well as in the towns. And even the small urban community of Muslims had been reasonably well accommodated in the profession and public services. अब हमें समझ आया कि वो हमें दूसरी डिटेल देता है जिसमें वो कहता है कि इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक थ्रेट था नॉन मुस्लिम से, लेकिन फिर वो भी कोई इतनी बड़ी वरी नहीं था। और फिर ये कि यहाँ पे मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी भी जो थी वो पावरफुल थी और जो रिलीजियस लीडर्स थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल थे, और स्मॉल अर्बन कम्युनिटी थी वो भी रीजनेबली वेल अकोमोडेटेड थी अपने अपने कामों में। अब ये हमारा बड़ा सही पैराग्राफ चल रहा है जिसमें हमारी सपोर्टिंग डिटेल आ गई। सपोर्टिंग डिटेल में वो एक्सप्लेन नहीं करा कि मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है उन्होंने बेनिफिट किया ब्रिटिश राज को, तो वो हमें समझा नहीं रहा कि बेनिफिट कैसे किया है, लेकिन वो हमें उसकी वेरिएशन दिखा रहा है, इलेबोरेट कर रहा है कि भाई कुछ इकोनॉमिक थ्रेट्स थे, लेकिन वो एक पावरफुल जो थी, हमारे पास एक पावरफुल कम्युनिटी थी, वो एरिस्टोक्रेसी भी स्ट्रांग थी और रिलीजियस लीडर्स भी स्ट्रांग थे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो वो कहता है, तो अब अपेरेंटली हमारे पास ये सपोर्टिंग डिटेल हैं, दो सपोर्टिंग डिटेल आ गई और एक टॉपिक सेंटेंस हमारा। अब आगे वो कहता है द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स हैड द मुस्लिम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब हमारे पैराग्राफ में क्या चल रहा था, मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। अब सडनली हमारे पैराग्राफ में आ गया मुस्लिम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा पैराग्राफ राइटिंग का रूल क्या है, यूनिटी। तो इसमें तो यूनिटी नहीं है, हमें तो बात करनी चाहिए थी नॉर्थ वेस्ट के मुसलमानों की, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के मुसलमानों की। अब हमारे पैराग्राफ में यूनिटी नहीं रही। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड अ टोटली डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास। अब वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास डिफरेंट कैसे हुई कि ये एक माइनर इमेज था, सॉरी दिस इज नॉट माइनर, दिस इज मिरर इमेज ऑफ द वन इन द नॉर्थ वेस्ट। ये मिरर इमेज था नॉर्थ वेस्टर्न कम्युनिटी का। दे ओन लिटिल लैंड, यानी एरिस्टोक्रेसी नहीं थी, डिड नॉट हैव मच एजुकेशन, अब एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेसी ज़्यादा होगी, एंड हैड नॉट फाउंड अ श्योर प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट द ब्रिटिश हैड ब्रॉट टू इंडिया। यानी इनकी कोई प्लेसमेंट भी स्ट्रांग नहीं थी, अनलाइक दोज पीपल, दोज मुस्लिम्स जिनके रिलीजियस लीडर्स जो थे उनकी भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, विलेज को उनको सपोर्ट करते थे, और दैट वाज अ बेटर कम्युनिटी। सो ये ऐसा नहीं था। अब हमें समझ आई कि एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि मुस्लिम्स इन द नॉर्थ ईस्ट जो थे वो नॉर्थ वेस्ट से टोटली डिफरेंट थे। सो हमारा ये वाला जो दूसरी जो लाइन थी उसने हमें बताया कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो मुसलमान थे दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आखिरी लाइन देखें, दोज इन द नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंडियन मुस्लिम सोसाइटी, सेमीकोलन, दोज इन द नॉर्थ ईस्ट मेड अप इट्स पेजेंट्री। अब हमारे पास पंक्चुएशन में क्या होता है कि जब हम पैराग्राफ किसी जुमले के अंदर देते हैं कॉलन, तो हम एक आइडिया देते हैं शुरू में, और जब हम कॉलन देते हैं तो कॉलन दे के हम रीराइट कर देते हैं उसी आइडिया को। अच्छा, जब हम देते हैं सेमी कॉलन तो हम हाफ आइडिया देते हैं पहले, और सेमी कॉलन का मतलब होता है कि हम हाफ आइडिया दे रहे हैं बाद में। सो हमारे पास हाफ हाफ आइडिया हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास आखिरी जुमला है इसमें सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस जुमले के दो पार्ट हैं या ये दो आइडियाज हैं। नॉर्थ वेस्ट की कम्युनिटी एरिस्टोक्रेसी थी और नॉर्थ ईस्ट की पीजेंट्री थी। अब जब हम इधर आखिर में पहुंचते हैं तो एक्चुअली हमें समझ आया कि अच्छा, पैराग्राफ में वो ये बता रहा था कि नॉर्थ वेस्ट की कम्युनिटी और नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी में फ़र्क क्या है। सो हमारी अर्लियर एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन ये थी कि इन मेनी वेज द मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम ब्रिटिश राज। हमारा टॉपिक सेंटेंस है, हम गलत सोच रहे थे। हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के मुसलमान एक दूसरे से डिफरेंट थे।
अब वो जो नॉर्थ वेस्ट वाली डिटेल आई जो कि यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक जाती है, ये हमारी सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 है। और उसके बाद द मुस्लिम्स इन द नॉर्थ ईस्ट से लेके जो हमारे पास इधर तक आखिर तक डिटेल आती है, ये हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2 है। अब इसको हम कहते हैं कि ये एक अदद इन्वर्टेड पैराग्राफ है। इन्वर्टेड पैराग्राफ के अंदर सॉरी, इन्वर्टेड पैराग्राफ के अंदर क्या होता है कि वो सपोर्टिंग डिटेल पहले देता है, टेक्निकली टॉपिक सेंटेंस आना चाहिए था, सपोर्टिंग डिटेल पहले देता है, मेन आइडिया या जिस चीज का कंपैरिजन कर रहा है उसको आखिर में दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक सेंटेंस बाद में आया, तो क्या अब हम उसे टॉपिक सेंटेंस कहेंगे? हम उसे कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। सो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड पैराग्राफ है। और अगर हम इस पैराग्राफ में बात करें, क्योंकि हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस ही हमें समझा रहा है कि मेन आइडिया क्या था या टॉपिक सेंटेंस क्या था, तो इसका आइडिया क्या था? ये आइडिया ये था, मुस्लिम, अब ये आपके लिखने के ऊपर है कि अगर आपने इसका टाइटल लगाना है तो आप क्या लगाएंगे? मुस्लिम कम्युनिटी इन नॉर्थ वेस्ट। अब मैंने नॉर्थ वेस्ट पहले लिखना है या नॉर्थ ईस्ट? पहले मैं नॉर्थ वेस्ट लिखूंगी क्योंकि वो ज्यादा थे, एंड नॉर्थ ईस्ट, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप इसको वर्सेस करके लिखें, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। कंपैरिजन बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट लिखा जा सकता है, मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट वर्सेस मुस्लिम्स इन नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। आपने अगर इसका टाइटल लगाना हो तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस पैराग्राफ के अंदर उसने हमें कितने अच्छे तरीके से कन्विंस किया। अब एक टिपिकल तरीका हो सकता था कि वो पहला जुमला देता कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर वो ऐसे दे देता, या वो कहता कि मुस्लिम कम्युनिटी नॉर्थ वेस्ट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी दैट वाज फ्रॉम द पीपल हु वर लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये अंडरस्टूड से पैराग्राफ है कि कंपैरिजन वाले पैराग्राफ यूजुअली ऐसे ही होते हैं कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू होते हैं। पैराग्राफ उल्टा करने से क्या होता है, जब आप पैराग्राफ को उल्टा करते हैं तो एक्चुअली एम्फेसिस ज्यादा बढ़ जाता है, बात ज्यादा बेहतर तौर पे समझ भी आती है, ज्यादा कन्विंसिंग हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द राइटिंग स्टाइल जिसमें आप बैठ के अपने पैराग्राफ को उल्टा कर देते हैं। सो ये हमारा कंपेयर, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा टाइप थी पैराग्राफ की, तो आप मुझे कहेंगे कि ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ था। सो अब जब हमने पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो हमारा साथ साथ काम ये होना चाहिए कि हम देखें कि पैराग्राफ की राइटिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या काम हो रहा है, पैराग्राफ क्या काम करने की कोशिश कर रहा है। और जो हमारा पहला पैराग्राफ था जो हमने पीछे पढ़ा था, देयर वर 100 मिलियन मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, वो हमारा प्रेजेंट कर रहा था आर्ग्यूमेंट को। सो उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट था कि 100 मिलियन मुस्लिम्स थे, और आगे आपको समझाया था कि वो 100 मिलियन मुसलमान क्या हैं या वो क्या कर रहे हैं। So let's move to next paragraph. Okay, students. So now we have the third paragraph. In between these two social and economic extremes were the Muslims of Delhi, the United and Central Provinces, Bihar, Odisha and Bombay. अब इसमें क्या हुआ, एक तो जुमला देखे, जुमला कैसा है? In between these two social and economic extremes. This is your prepositional phrase. अब असल में ये जुमला बनना था, अगर हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, द मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली, द यूनाइटेड एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा एंड बॉम्बे वर इन बिटवीन दीज टू सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सट्रीम्स। सो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इससे जुमले को शुरू क्यों किया है? जैसे वो रेनन मार्टिन में फर्स्ट एक्सरसाइज का एक लास्ट सेंटेंस है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब असल में जुमला होना चाहिए था, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। लेकिन जुमले को उल्टा क्यों किया है, या प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है उससे क्यों शुरू किया? क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि हाईलाइट हो गया कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो हर्मिट को फोकस नहीं करना था, हमने एम्फेसाइज करना था या फोकस करना था प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर। अब इस ये जो हमारी ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज आई है, इन बिटवीन दीज टू सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सट्रीम्स, इसके शुरू में आने से ये हुआ कि जो पिछला पैराग्राफ था वो रिलेट भी हो गया, और फिर उसने बजाय इसके क्या कहता है, मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रीजन्स कहने के बजाय उसने डायरेक्टली हमें सूबे गिनवा दिए हैं कि कौन से थे अच्छा, अब ये हमारा है टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस क्या करता है कि हमें आइडिया दे देता है, जो भी जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे होते हैं, हमें मेन आइडिया देता है कि वो नॉर्थ सेंट्रल के जो मुसलमान हैं उनकी बात कर रहा होगा।
अच्छा, these Muslims were the descendants of the Mughal Raj, sons, grandsons, and great grandsons of the families that for more than 2 centuries had served the Mughal administration in various capacity. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो हमें समझा रहा है कि ये मुसलमान कौन थे. These Muslims were the descendants of the Mughal Raj. अब ये अगर आप गौर करें, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के ऊपर करें, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये वर है, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब. तो मुस्लिम्स को किससे लिंक किया गया? मुस्लिम्स को लिंक किया गया है द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल राज. तो डिसेंडेंट्स जो है वो है नाउन. सो अब हमारे जो मुसलमान है वो ये नाउन बन गए, द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल राज. आगे उसने डैश लगा के गिनवाया है कि सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ द फैमिलीज दैट फॉर more than 2 centuries had served the Mughal administration in various capacities. तो अब यहाँ पे हमारे पास इस दूसरी सपोर्टिंग डिटेल में क्या हुआ कि आपको बताया गया कि ये मुसलमान जो थे वो ये कौन थे. The British conquest of India had hurt this elite the most. अब आप ये देखें कि क्या अभी भी इसी चीज की बात हो रही है? ये दिस elite कौन है? द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल राज. तो अभी भी इन्हीं की बात हो रही है. सो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो इंडिया का था उसने इस elite को सबसे ज्यादा हर्ट किया था. क्यों? अब ये सेमी कॉलन आया, बाकी आइडिया. They were deprived not only of their traditional jobs but also of their social and cultural status. सो एक्चुअली ये ऐसे इफेक्ट हुए कि इनका सोशल और कल्चरल स्टेटस चला गया. अब वो जो हमारा टॉपिक सेंटेंस था उसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल शुरू हुई थी ये अभी वही चल रही है. क्यों? क्योंकि उसने हमें बताया है कि यही इलीट थी जो सफर हुई थी. इन 1857 दिस कम्युनिटी मेड one disorganized but bloody attempt to regain the power it has lost to the British. अब अभी भी इसी कम्युनिटी की बात हो रही है कि इस कम्युनिटी ने क्या किया, एक अटेम्प्ट की, डिसऑर्गेनाइज लेकिन ब्लडी अटेम्प्ट की रीगेन करने की पावर को. द कम्युनिटी कॉल्ड दिस अपराइजिंग. अपराइजिंग क्या? जब जिसमें लोग इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने जो उठ खड़े हुए हैं उसको कहा है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द ब्रिटिश लेबल्ड इट एज द म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी. अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो सेमी कॉलन है ये कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है कि उसने कहा कि मुसलमान इसको क्या कह रहे थे और ब्रिटिश इसको क्या कह रहे थे. और हमारे लिए राइटिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी. सो वैसे तो जाहिर बात है जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपने ऐसे में कोई साइड लेनी है. जब भी आप साइड लेते हैं आप सब्जेक्टिव होते हैं, बायस्ड होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं. लेकिन आपकी राइटिंग से शो नहीं होना चाहिए कि आप बायस्ड हैं, आप साइड ले रहे हैं. तो वैसे तो राइटर हमें पता है कि मुसलमान है, हमें पता है पाकिस्तानी है, लेकिन उसने राइटिंग ऐसे की है कि हमें लग रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है. ठीक है. द ब्रिटिश पुट डाउन द म्यूटिनी विद कंसिडरेबल डिटर्मिनेशन. अच्छा, अब ये बात किसकी हो रही है? उस इलीट की हो रही है या बात म्यूटिनी की हो रही है? तो बात म्यूटिनी की हो रही है. अब अगर हमने इसको अलहदा करना हो कि भाई एक इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ये है कि यहाँ तक ये जो कल्चरल स्टेटस है इधर तक हम फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल रखें. 1857 में इस कम्युनिटी ने क्या किया, ये हमारी बनी दूसरी सपोर्टिंग डिटेल कि इसने एक डिसऑर्गेनाइज बट ब्लडी अटेम्प्ट की. फिर उस कम्युनिटी ने इसको क्या कहा और ब्रिटिश ने इसको क्या लेबल किया. द ब्रिटिश पुट डाउन द म्यूटिनी. अभी भी म्यूटिनी की बात हो रही है. क्या पुट डाउन किया? म्यूटिनी को, यानी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. विद कंसिडरेबल डिटर्मिनेशन द म्यूटिनी फोर्स्ड अ फंडामेंटल चेंज इन द वे द ब्रिटिश गवर्नड इंडिया. म्यूटिनी ने एक बहुत फंडामेंटल चेंज करा दी. द ईस्ट इंडिया कंपनी. अच्छा, अब आपको फील हो रहा है कि म्यूटिनी से आगे बात चली गई. आइडिया हमारा वहीं पे बदल गया जहां पे हमने ये कहा कि द म्यूटिनी फोर्स्ड अ फंडामेंटल चेंज. तो ब्रिटिश ने तो म्यूटिनी को खत्म कर दिया, ये एक बात होगी, म्यूटिनी खत्म होगी. अब म्यूटिनी ने क्या किया, एक फंडामेंटल चेंज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई. और वो फंडामेंटल चेंज क्या है? फंडामेंटल चेंज इन द वे द ब्रिटिश गवर्न इंडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्रेडिंग कंपनी. पंक्चुएशन देखें, पंक्चुएशन शाहिद बरकी की किताब की बहुत अच्छी है. द ट्रेडिंग कंपनी दैट हैड ब्रॉट मच ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश राज. अब ये आपको एक्चुअली उसने डेफिनेशन दी है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया. The East India Company lost its charter to trade with and govern the territories. Its charter to trade with India and govern the territories it had acquired. अच्छा, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना चार्टर टू ट्रेड जो है उसको लूज कर दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेप्ड इनटू द कंपनीज प्लेस. अब ये वही चेंज है फंडामेंटल कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी की जगह पे आ गई टू डायरेक्टली एडमिनिस्टर इंडिया. अब ये है वो फंडामेंटल चेंज कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खुद आ गई. लंदन अपॉइंटेड अ वाइस राय टू रूल इंडिया इन द नेम ऑफ क्वीन.
तो फंडामेंटल चेंज क्या, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आ गई और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइस राय को अपॉइंट कर दिया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा से हमारी कोटेशन शुरू हो गई। बिफोर द म्यूटिनी द रूलर हैड बीन नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट नाउ ही वाज द monarch's viceroy as well, to convey the rare distinction of his position. In the whole of the British Empire, this official had only one superior, the monarch herself. यानी ये इतनी बड़ी चेंज है कि एक नया ओहदा निकल आता है और हमारे पास गवर्नर जनरल के बजाय वाइसराय है, और वाइसराय जो है वो क्वीन को सिर्फ आंसरेबल है। Even the prime minister in London deferred to him on any occasion when they were together, for the viceroy was uniquely the monarch's deputy. So हमारे पास जो वाइसराय है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, और ये जो हमारे पास 3 डैश हैं, ये इक्लिप्सिस जिसे कहते हैं, ये शो कर रहे हैं कि अभी बात चल रही थी लेकिन राइटर ने यहाँ पे कोटेशन खत्म कर दी है, बर्की साहब ने। सब क्या हुआ कि वाइसराय जो है वो मुनार्क का डिप्टी है और वो मुनार्क को ही रिपोर्ट करता है, और बाकी जो भी लोग हैं वो वाइसराय के नीचे हैं। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है, वो भी उसके अंडर काम कर रहा है। द वाइसराय रूल्ड इंडिया। अब आप ये देखें कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कि फंडामेंटल चेंज आ गई, वो ये थी कि वाइसराय अपॉइंट हो गया। अब हमारे पास एक नई चीज आ गई कि वाइसराय रूल्ड इंडिया for 90 years. So this is our supporting detail number 4. जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है ना, हमें समझ आती है अच्छा बात बदल गई है, अब नई बात आ गई है। वाइसराय ने रूल किया इंडिया को 90 years तक। तो मैंने आपको इसी पैराग्राफ के शुरू में बताया था कि जब भी आप डाटा लिखेंगे आप क्या करेंगे, आप डाटे को इंटरप्रेट करेंगे। सो इंटरप्रेट करना क्या होता है कि आपने एक दफा लिख दिया, सो आपने लिखा है कि जी 100 मिलियन, तो आपने फिर कहा 1/4, अब उसने कहा 90 years, तो आपको गिनवाना पड़ेगा ये चेंज कब आई थी, 1857 की जब जंग हुई थी। और ये चेंज कब खत्म हुई, जाहिर बात है जब पार्टीशन हो गई, कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, तो फिर 1947 में ये खत्म हो गई। अब वाइसराय ने 90 इयर्स तक रूल किया विद द हेल्प ऑफ द इलीटेस्ट इंडियन सिविल सर्विस। यहाँ पे हमारे पास ब्यूरोक्रेसी आती है। अब ये हमारे पास 4th सपोर्टिंग डिटेल है जो इस पैराग्राफ के लिए आई है। The combination of these legacies of the British rule of India, a powerful executive who governed with the help of a strong elitist bureaucracy, was to have a more profound impact on Pakistan's political and economic development than on that of Pakistan's sister country, India. The vice-regal model of governance. अब एक्चुअली ये जो वाइसराय काम कर रहा है इलीटेस्ट इंडियन सिविल सर्विस के साथ, इसको हम कहते हैं कि ये वाइस रीगल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। वॉज यूज बाय पाकिस्तान इन सेवरल वेज फॉर मोर देन 4 decades फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। अब आप ये देखें कि ये जो हमारी 4th सपोर्टिंग डिटेल है ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली पाकिस्तान बन गया तो ये जो फंडामेंटल चेंज आई थी, इस चेंज ने बहुत ज़्यादा असर किया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया द वे पाकिस्तान वॉज गोइंग टू बी रूल्ड। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर हम इस 3 पैराग्राफ्स को देखें, ये अब हमारे पास ये सेक्शन जो था ये ख़त्म हो गया। अब इन 3 पैराग्राफ्स में हमारे पास क्या हुआ है कि एक्चुअली 3 पैराग्राफ्स एक सेक्शन के तौर पे एक बात कर रहे हैं। सो मैं आपसे कहूँ कि उसने कंक्लूड नहीं किया, तो हमें ज़रूरी नहीं होता कि कंक्लूजन के लिए हमेशा इस तरह के वर्ड्स मिले, टू कंक्लूड, या हमें मिले दस, हेंस। ज़रूरी नहीं होता कि हमें इस तरह के वर्ड्स मिलें, इसके बगैर भी कंक्लूजन निकल आता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कहते हैं कि इसके बगैर भी कंक्लूजन निकल सकता है, सो क्या उसने जो टॉपिक सेंटेंस था, जब हम कंक्लूडिंग सेंटेंस की बात करते हैं तो कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता था, वो हमारे टॉपिक सेंटेंस को रिविजिट करता था, वो अगर कोई क्वेश्चन था तो उसका जवाब देता था, या फिर वो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ था उसका जो आइडिया था उसको इलेबोरेट करता था या उसको टच कर देता था, सॉरी इलेबोरेट नहीं करता था, उसकी हिंट देता था। सो हमारा टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस ये काम कर रहा था। अब अगर आप वापस जाएं और आप इसको सोचें कि हमने कितना पढ़ा है, तो हमारा पैराग्राफ 1940 से शुरू हुआ था। फिर हमारा पैराग्राफ थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में गया और हमने देखा कि वो जो 1857 से पीछे गया कि वो डिसेंडेंट्स थे, फिर 1857 आया और 1857 जो था वो उन लोगों ने ये हरकत की थी, ये अपराइजिंग की थी, और फिर हम पहुंचते हैं 1947 तक। तो हमें नज़र आता है कि इस पैराग्राफ ने कितना टाइम कवर किया। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आइडिया को कहाँ से कहाँ तक लेके गए, डेवलपमेंट जो थी वो आइडिया की कितनी ज़्यादा हो गई। सो मैं अगर आपको कहूँ कि ये एक पैराग्राफ है, तो ये एक पैराग्राफ क्यों था? ये एक पैराग्राफ इसलिए था क्योंकि हमें एक आइडिया को देख रहे हैं कि 100 मिलियन मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, उनकी क्या कम्युनिटीज़ थी, कम्युनिटी की क्या बैकग्राउंड थी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्या थे, और वो जो हमें पहले पहले डिपेंडेंट क्लॉज मिली थी, व्हेन, वो जो व्हेन करके हमारे पास पहला पहला जुमला था,
सो व्हाट वाज दैट सेंटेंस जिसमें उसने हमें कहा था कि व्हेन द डिमांड फॉर पाकिस्तान गेन्ड मोमेंटम, सो गेन्ड मोमेंटम जो थी पाकिस्तान मूवमेंट से लेके पाकिस्तान बनने तक, उस मुस्लिम कम्युनिटी का रोल या वो मुस्लिम कम्युनिटी कैसी थी, ये हमने एक पैराग्राफ में देखा है। ठीक है, सो हम इन 3 पैराग्राफ्स को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आइडिया जो है वो रिलेटिव सेंटेंसेस हैं या रिलेटेड सेंटेंसेस या आइडियाज हैं, उनके थ्रू कैसे आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ें तो हमें महसूस हो कि हमने आइडियाज़ जो हैं उनको कोई अच्छे आइडियाज़ पढ़ें, इंटर रिलेटेड आइडियाज़ पढ़ें, कोहेरेंट सी एक फीलिंग आनी चाहिए किसी भी रीडिंग के बाद। अब अगर हमने इसको पैराग्राफ की आउटलाइनिंग करनी हो तो एक्चुअली आउटलाइन हमारी बेसिक चीज़ है जो कि हमें चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमने क्या पढ़ा है और उसको मेमोराइज करें। सो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या सेंट्रल आइडिया था? सेंट्रल आइडिया ये था कि द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये हमारा बेसिक आइडिया है, द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब इसमें जब हमने पढ़ा तो उसने हमें क्या किया था, उसने हमें पहले पैराग्राफ के अंदर दिया था कि 3 कम्युनिटीज थी, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर किया था, और फिर उसने हमें आखिर में जाके नॉर्थ सेंट्रल रीजन की बात की थी। अब अगर हम बात करें कि ये जो 100 मिलियन मुस्लिम्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, 100 मिलियन मुस्लिम्स में से हमारे पास अगर हम डिफरेंट एरियाज में देखें तो हम, अब ये आपका आउटलाइन बनाने का तरीका है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन क्या थी, 60% ऑफ, वहां पे ओरिजिनली हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो थी 60 मिलियन। अच्छा, फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास था नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था कि हमारे पास जो आबादी थी वो थी 55% ऑफ 90 मिलियन। ठीक है, और आखिर में हमारे पास जो हमने नॉर्थ सेंट्रल की बात की थी, उसने कहा था कि वो एक स्मॉल माइनॉरिटी थी और उसने सिर्फ हमें ये बताया था कि वो 20% है टोटल पॉपुलेशन का। सो नॉर्थ सेंट्रल जो हमारे पास थी पॉपुलेशन वो थी 20% उस इलाके का, जो भी उसकी ओरिजिनली पॉपुलेशन थी। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम 100 मिलियन मुस्लिम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है उसने उसका कंपैरिजन दिया है, सो ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ सेंट्रल के अंदर आगे काफी पॉइंट्स थे। अब अगर हम इससे आगे जाएं तो नॉर्थ सेंट्रल में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। तो 8 क्या था हमारे पास, डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल राज। अब मैंने ये मुगल का एम लिखा, खाली आप समझ जाएं कि क्या है, डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल राज थे। अच्छा, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने एक डिसऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग की थी। मैं अपराइजिंग क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं उसको न्यूट्रल रखना चाह रही हूँ, तो अपराइजिंग का जो वर्ड है वो न्यूट्रल है। डिसऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग की थी, उससे क्या हुआ था, एक कोई फंडामेंटल चेंज आई थी, वो क्या थी, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस रॉय। तो हमारे पास जो वाइस रॉय है उसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। और हमारे पास जो आखिरी चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या थी कि वो जो वाइस रॉय थे उसने इंडिया को गवर्न कैसे किया था, वाइस रीगल मॉडल के साथ। अब ये जो राइटर ने भी इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था वो एक्चुअली किसी को कोट कर रहा था। अब ये जो हमारा इतना सेक्शन है 3 पैराग्राफ्स का, इसको हमने ऐसे कवर कर लिया कि 100 मिलियन मुसलमान, हमने द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक सेक्शन बनाया, उसमें 100 मिलियन मुसलमान की बात की, और ये 100 मिलियन मुसलमान थे इन 1940। सो 1940 के अंदर ये 100 मिलियन मुसलमान थे, हमने यहाँ तक बात की। और उसके बाद अब हम आगे चले हैं तो हमारे पास 1 2 3 बुलेट्स बन गए जो कि हमारी सेकंड लेवल हेडिंग है। सो सॉरी, हमारी थर्ड लेवल हेडिंग थी, ये हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग है, ये ABC हमारी सेकंड लेवल हेडिंग है, और 1 2 3 हमारी फोर्थ लेवल हेडिंग है। और अगर आप ABCD को देखें तो ये हमारे पास आगे, हमारे पास फोर्थ लेवल हेडिंग आ गई जिसे हमने स्मॉल ABC से शो किया है कि ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि महसूस करते होंगे कि जब वो रीडिंग करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते। तो आपके पास तरीका क्या है इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का, कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें उसकी आउटलाइनिंग करें और उसको समराइज कर लें। जब आप सम अप करके लिखेंगे तो जाहिर बात है आपका काम आसान हो जाएगा।
आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया आपके पास, एक्सप्रेशन आप डेवलप करेंगे। और जहाँ तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का काम है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी आप आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप पैराग्राफ पढ़ते हुए डिसाइड करते हैं कि उसने क्या किया है। उसने बेसिकली हमें एक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यू भी किया है उसने उन 100 मिलियन मुस्लिम्स को, फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी किया है, और फिर इंसिडेंट्स थे जो इलेबोरेट किए हैं, जो कि हमें थर्ड पैराग्राफ में नजर आते हैं जब उसने नॉर्थ सेंट्रल कम्युनिटी की बात की है। आई होप कि ये जो हमने स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग की है, दैट वुड हेल्प यू in better understanding, in developing a better understanding of writing, dynamics of writing, and how something has been written. Thank you so much. I'll see you in another video.